नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रियंका। मेरे YouTube चैनल संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो कि UGC नेट की एक अंतिम इकाई के रूप में है। इसको हम डिटेल्स के साथ में प्रश्न भी सोल्व करते जाएंगे आज, अर्थात एक तरीके से आपका अभ्यास या मैराथन क्लास आज की होने वाली है। आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। तो संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र का इसमें जैसे संस्कृत साहित्य क्या है, काव्य शास्त्र क्या है, उनसे रिलेटेड प्रश्न क्या है आदि, इस पर विस्तृत अध्ययन के साथ में और कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक विस्तार 4 सहस्त्र वर्षों की परंपरा, अर्थात 4000 वर्षों की परंपरा संस्कृत साहित्य संसार की अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यंत व्यापक है। इसमें न्यूनतम अर्थात कम से कम 4000 वर्षों 2000 ईस्वी पूर्व से 20वीं शताब्दी तक का इतिहास निहित है। इतने विशाल कालखंड का इतिहास लेखन अत्यंत कठिन कर्म है, जिसे सुविधा हेतु इतिहासकारों ने 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक साहित्य को 2000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड इसमें रखा गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य 500 ईस्वी पूर्व से आधुनिक काल 20वीं शताब्दी तक का कालखंड इसमें रखा गया है। संस्कृत साहित्य का विस्तार काल क्या माना है? इसमें है संस्कृत भाषा के साहित्य में न्यूनतम कितने वर्षों की काल अवधि का साहित्यिक क्रियाकलाप समाविष्ट माना गया है, प्रश्न है। इसमें कालखंड 2000 ईस्वी पूर्व से शुरू होकर 20वीं शताब्दी तक की बात कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लगभग 4000 वर्ष यहाँ इसका सही आंसर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से वैदिक साहित्य का कालखंड कब से कब तक स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। इस तरीके से देखो, आपके UGC नेट में यही पैटर्न है कि MCQ टाइप के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर प्रश्नों के साथ में इनका आंसर भी हम देखते चल रहे हैं। वैदिक साहित्य का उपखंड विभाजन अर्थात कितने विभाजनों में विभक्त है ये? तो 4 विभाजों में इसको बताया गया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है ना। तो संहिता व ब्राह्मण मूल मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। जो मूल मंत्र है ना, उनका संग्रह, अर्थात जैसे ऋग्वेद में उनके यज्ञपरक, व्यवहारिक एवं व्याख्यात्मक गद्य को ब्राह्मण काल के अंतर्गत रखा गया है। उन मंत्रों का जो यज्ञपरक है और व्यवहारिक एवं व्याख्यात्मक गद्य है, उस भाग को कहा गया है ब्राह्मण भाग। ठीक है। आरण्यक और उपनिषद क्या है कि वानप्रस्थियों हेतु अरण्य यानी वन में, जंगल में पठनीय चिंतन आरण्यक काल कहा जाता है। जो वानप्रस्थ लोग होते हैं ना, जैसे 4 आश्रम होते हैं, है ना, कि बाल्य आश्रम और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, वृद्धाश्रम, इस तरीके से। तो जो वानप्रस्थ होते हैं ना, ये 50 से 75 वर्ष के मध्य, तो पहले की क्या परंपरा होती थी कि वो वन में चले जाया करते थे। तो वहां पर क्या करें, वन में जा करके वो क्या करते थे, कुछ ग्रंथ लिखना, पढ़ना, पठन पाठन, इस तरीके से कार्य किया जाता था। वैदिक काल के समय की बात हो रही है। तो वानप्रस्थियों हेतु अरण्य में अर्थात जंगल में पठनीय चिंतन आरण्यक काल है, तथा ब्रह्म विद्या व आध्यात्मिक ज्ञान उपनिषद काल के रूप में
माना गया था। सूत्रकाल या वेदांग वैदिक कर्मकांड, व्याकरण, ज्योतिष आदि को सुगम बनाने के लिए यानी अर्थात सरल बनाने के लिए संक्षिप्त सूत्रों में रचित वेदांग साहित्य इस काल के लिए अंतिम सीमा है। वैदिक कालखंड के उपखंड क्या क्या है? देखो, वैदिक साहित्य के इतिहास को भाषा परिवर्तन एवं शैली के आधार पर किन मुख्य उपखंडों में बांटा गया है ना? तो मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया कि ये 4 उपखंडों में विभक्त है। पहला हो गया संहिता, दूसरा हो गया ब्राह्मण, तीसरा हो गया आरण्यक और चौथा हो गया उपनिषद। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। संहिता यानी मंत्र होता है, ठीक है, और जैसे वेद रूपी वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष है तो जड़ उसकी संहिता है या पेड़ संहिता या मंत्र उसको कहेंगे, और जो शाखा है वह ब्राह्मण हो जाएगी, और उस वेद रूपी शाखाओं पे लगे पुष्प या फूल आरण्यक हो जाएंगे, और जो पुष्पों की सुगंध है वो उपनिषद हो जाएगा। अर्थात काल्पनिक तौर पे एक कहानी सुना रही हूँ कि एक वृक्ष है और वृक्ष क्या है कि वेद है, और संहिता उसकी जड़ है, ब्राह्मण उसकी शाखाएं हैं, और आरण्यक पुष्प है तो उपनिषद उसकी सुगंध है। इस तरीके से वेद के 4 भागों में विभक्त या उपखंडों में विभक्त किया गया है। वैदिक कालखंडों की पारंपरिक व्यवर्तकता क्या रही है समझिए। क्या संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद काल को परस्पर सर्वथा व्यवर्तक यानी एक दूसरे से बिल्कुल पृथक माना जा सकता है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि संहिता काल में भी परवर्ती साहित्य के कुछ अंश विद्यमान थे। लौकिक साहित्य के काल विभाजन की समस्या अन्य भाषाओं से भिन्न है। ये कैसे कि अंग्रेजी, हिंदी या बंगला के विपरीत संस्कृत में कालक्रम से विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्तियां उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए 2500 वर्षों के इतिहास को राजनीतिक कालखंडों में विभाजित करना अत्यंत कठिन है। विधागत विभाजन की स्वीकार्यता बताते हैं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास कालगत विभाजन को स्वीकार न करके साहित्यिक विधा, गद्य, गीति काव्य, नाटक आदि को आधार बनाकर लिखा जाता है। एक विधा का विवरण प्रारंभ से आधुनिक काल तक एक साथ देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य विभाजन का आधार क्या है कि संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों द्वारा कालगत अर्थात समय के अनुसार कालगत विभाजन के स्थान पर किस मुख्य या प्रमुख आधार को स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साहित्यिक विधागत आधार पर, गद्य, पद्य, नाटक आदि के आधार पर यहाँ स्वीकार किया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, विजातीय विधाओं का सह अध्ययन। 7वीं शताब्दी के बाण गद्यकार और माघ महाकाव्यकार। 7वीं शताब्दी के बाण भट्ट जो कि गद्यकार है, कादंबरी इन्होंने लिखी है, और माघ है ना, ये काव्य महाकाव्यकार है एवं भवभूति नाटककार को एक साथ न रखकर साहित्यकार विधागत पृथक क्यों कहा या क्यों रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रकारगत भेद इन्हें एक साथ रखने की अनुमति नहीं देता है। कीथ के साहित्य इतिहास का उदाहरण पाश्चात्य विद्वान A.B. कीथ, पाश्चात्य विद्वान थे ये। A.B. कीथ ने अपनी संस्कृत साहित्य इतिहास वृहद संस्करण में महाकाव्यों का इतिहास कितने अध्यायों में लिखा है? तो इन्होंने 4 अध्यायों में लिखा है। आगे देखिए, बहुविधा रचनाओं का निरूपण
कालिदास ने महाकाव्य, गीति काव्य और नाट्य तीनों विधाओं में रचना की है। इतिहासकार उनके परिचय को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं? तो काल का विवेचन एक स्थान पर कर प्रत्येक विधा का परिचय अलग अलग देते हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत साहित्य इतिहास में काल निर्धारण का महत्व क्या है? काल निर्धारण की समस्या संस्कृत के अधिकांश कवियों का काल विवादास्पद है। ऐतिहासिक तथ्यों के स्थान पर युगों से दंत कथाएं प्रचलित रही है जो कल्पना पर आधारित है। उदाहरणार्थ पंडित राज जगन्नाथ के विषय में रसीली कविता कथाएं तो प्रसिद्ध थी, किंतु उनके काल का वैज्ञानिक मूल्यांकन उपेक्षित रहा या उपेक्षित था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक इतिहासकार का प्रथम कर्तव्य कवि के काल की पूर्व सीमा तथा उत्तर सीमा का निर्धारण करना होता है। इसके लिए वे ग्रंथ के अंतरंग प्रमाण, ग्रंथ की भाषा, शैली, ऐतिहासिक उल्लेख तथा बहिरंग प्रमाण, शिलालेख, अन्य ग्रंथों में उद्धरण का आश्रय लेते हैं। यूरोपीय एवं संस्कृत साहित्य में अंतर क्या है? समझिए, पाश्चात्य और संस्कृत साहित्य के इतिहास में तुलना हम पढ़ रहे हैं कि यूरोपीय भाषाओं के इतिहास ग्रंथ में काल निर्धारण की समस्या क्यों नहीं उठती जैसे कि संस्कृत साहित्य में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ईसाई होने से उनके जन्म मरण का पंजीकरण गिरजाघरों में मिल जाता है। मैक्स मूलर तथा मैकडोनल के ग्रंथ, मैक्स मूलर तथा मैकडोनल ने संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों का मुख्य बल किस भाग पर है? तो ये वैदिक साहित्य के इतिहास पर है। मॉरिस विंटरनित्ज, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से भी मिल जाता है। ये इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये ब्लैक है। तो विंटरनित्ज का इतिहास क्या कहलाता है कि मॉरिसस विंटरनित्ज ने अपने 3 खंडों के वृहत इतिहास ग्रंथ भारतीय साहित्य का इतिहास में किन विषयों को समेटा है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वैदिक उपजीव्य ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन तथा शास्त्रीय साहित्य। भारतीय विद्वानों का योगदान, भारतीय विद्वानों का क्या योगदान रहा कि संक्षिप्त रूप में संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय को अपने इतिहास ग्रंथों में समेटने का सफल प्रयास किन 2 प्रमुख भारतीय विद्वानों ने किया? इसमें पहला है डॉक्टर सूर्यकांत तथा वी वरदराजाचार्य। काव्य का लक्षण द्वितीय खंड हो जाएगा। ये तो हमने संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा, ठीक है। कुछ प्रश्न पढ़े और कुछ उनकी डिटेल्स या उनका विश्लेषण और अध्ययन किया हमने। अब दूसरा भाग हमारा आता है कि काव्य का लक्षण क्या है ना, किसको काव्य कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहा कि भाई काव्य के स्वरूप, शब्द, अर्थ, साहित्य, शब्द प्राधान्य तथा विभिन्न आचार्यों के काव्य लक्षणों का तुलनात्मक विश्लेषण इस भाग में किया गया है। अब हम इसको उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि काव्य की व्युत्पत्ति एवं मूलभूत लक्षण क्या है। तो व्युत्पत्तिजनक अर्थ हम देखें तो ये क्या हो जाएगा कि कवेः कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। कवि शब्द कुंग, शब्द करना, या कुंग का अर्थ क्या होता है? शब्द करना, या कवरी वर्णन करना, धातु से ई प्रत्यय लगकर बना है। अतः शब्दों के सहयोग से चमत्कार पूर्ण वर्णन ही काव्य कहलाता है। ये व्युत्पत्ति जन्य अर्थात
इसका अर्थ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ये धातु हो जाएगी, ये शब्द हो जाएगा और इनका ये अर्थ होता है और ये प्रत्यय लग जाएगा। इस तरीके से ये तो व्युत्पत्ति हो गई और अर्थ क्या हो गया इसका। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो हो जाएगा फिर कवि का कर्म ही काव्य कहलाता है, कवि कर्म काव्यम। ठीक है, आगे चलिए। प्राचीनतम संकेत, आचार्य आनंदवर्धन ने संकेत किया है कि सहृदये हृदयाल आदि शब्दार्थम मयत्वमेव काव्य लक्षणम, अर्थात वो आचार्य वामन ने भी काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में कहा है कि काव्य शब्द गुण एवं अलंकारों से संस्कृत शब्द और अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, कवि शब्द की धातु क्या है, कवि शब्द में क्या धातु है। तो कवि शब्द में हमने पहले भी चर्चा की है कि कवि शब्द का निर्माण किस धातु और प्रत्यय के मेल से हुआ है जिससे इसका अर्थ वर्णन करने वाला सिद्ध हो जाता है। तो सही अर्थ क्या होगा। सही अर्थ हो जाएगा इसका कुंग या कवरी धातु से ई प्रत्यय जुड़ा है। इस प्रकार इस व्युत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि शब्द का निर्माण इस धातु प्रत्यय से हुआ और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वर्णन करने वाला अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव्य लक्षणों का त्रिधा वर्गीकरण, शब्दार्थ साहित्य शब्द और अर्थ दोनों को समान महत्व देने वाले आचार्य भामह, रुद्रट, वाग्भट, हेमचंद्र और मम्मट शब्द प्राधान्य काव्य में शब्द तत्वों को प्रधान एवं अर्थ को उसका अनुगामी मानने वाला दंडी, पदावली, पंडित राज जगन्नाथ शब्द काव्यम अन्य तत्व प्रधान शब्द अर्थ से भिन्न आंतरिक तत्वों रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, रस को प्रधानता देने वाले वामन रीति काव्य के थे और आनंदवर्धन ध्वनि काव्य के और विश्वनाथ रस प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो इस तरीके से इनका विश्लेषण भी साथ के साथ आप देखते चले। नेक्स्ट देखिए, भामह का प्रसिद्ध काव्य लक्षण क्या है। तो भामह ने क्या कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह अत्यंत सरल किंतु क्रांतिकारी लक्षण किस आचार्य ने प्रतिपादित किया। तो उत्तर यहाँ का क्या आ जाएगा, आचार्य भामह ने काव्य अलंकार में ये कहा है। रुद्रट का काव्य लक्षण क्या है। अब यहाँ पर देखो, जो काव्य के लक्षण के बारे में परिभाषाएं अलग अलग कवियों ने अलग अलग मानी है। तो आनंदवर्धन के अनुसार क्या है, मम्मट के अनुसार क्या है, भामह के अनुसार क्या है, रुद्रट के अनुसार क्या है। इस तरीके से आपको परिभाषाएं भी याद करनी पड़ेगी। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य का क्या लक्षण प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर इस सीरीज में मैं आपको आंसर सहित बता रही हूँ, है ना। आप अभी आंसर देख करके इनका विश्लेषण करते चले, अभ्यास करते चले, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शब्दार्थो काव्यम। मम्मट का संतुलित काव्य लक्षण, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वपि सह, यह संतुलित लक्षण किस ग्रंथ का आधार है। तो ये काव्य प्रकाश का है और काव्य प्रकाश किसने लिखी, आचार्य मम्मट ने। दंडी का शब्द प्राधान्य परक लक्षण क्या है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह काव्य लक्षण किस महान आचार्य का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आचार्य दंडी का काव्यादर्श। पंडित राज जगन्नाथ का लक्षण, इन्होंने कहा कि रमणीय अर्थ प्रातिपदिक है शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय
अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। किसका लक्षण है? यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है। अगला है विश्वनाथ का रसवादी काव्य लक्षण क्या है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ये सुप्रसिद्ध लक्षण किस ग्रंथ में वर्णित है और किसने कहा? इस तरीके से हमें प्रश्नों को याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सटीक और आसान प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने कहा, क्या कहा? कि वाक्य रसात्मकम काव्यम। आगे चलिए, रीति संप्रदाय का मूल सूत्र क्या है? रीतिर आत्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है मानकर काव्य का रीतिपरक लक्षण किसने दिया? तो यहाँ आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में ये कहा कि रीतिरात्मा काव्यस्य। कुंतक का वक्रोक्ति लक्षण शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह लक्षण किस ग्रंथकार का है जो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं? तो यह आचार्य कुंतक का है और इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्रश्नों के साथ में अध्ययन हमने किया। उसके बाद काव्य का लक्षण क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि काव्य का प्रयोजन क्या है, क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन है, क्या हेतु है, क्या कारण है, इसके बारे में हम जानेंगे। काव्य रचना के उद्देश्य के बारे में, पुरुषार्थ चतुष्टय, मम्मट के 6 प्रयोजन तथा पाठक व कवि के दृष्टिकोण से प्रयोजन विमर्श हम इस खंड में देखने वाले हैं। तो काव्य के प्रयोजनों की शास्त्रीय रूपरेखा, भरतमुनि का नाट्य प्रयोजन। महर्षि भरत ने नाट्य शास्त्र में नाट्य प्रयोजन बताए। दुख पीड़ित, श्रम पीड़ित एवं शोकाकुल व्यक्तियों को विश्रांति प्रदान करना तथा समाज के लोक हितकारी उपदेश देना। दुखांतर नाम, श्रमांतरा नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले नाट्यमेदम भविष्यति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दुख पीड़ित, श्रम पीड़ित और शोकाकुल व्यक्तियों को शांति प्रदान करना और समाज को लोक कल्याण या लोक हितकारी उपदेश देना, ये क्या हो जाएगा? काव्य का प्रयोजन। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। और क्या प्रयोजन है? एक तो हमने क्या क्या प्रयोजन पढ़ा, एक तो जो दुख पीड़ित है, जो दुखी लोग हैं, जो श्रम पीड़ित है, वे बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, थक गए हैं तो क्या करें, है ना। और शोकाकुल, शोक में डूबे हुए हैं, और जो शांति चाहते हैं, विश्रांति अर्थात जिसको शांति प्रदान की जा सके और समाज के लिए क्या हो, लोक हितकारी हो, कल्याणकारी हो, तो ये भी एक काव्य का प्रयोजन हो गया। इससे सभी को रंजन मिलेगा, अर्थात एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का कार्य इसमें है, तो ये एक कारण ये भी हो गया। दूसरा क्या? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कि चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति कैसे? अनेक आचार्यों ने चतुर्वर्ग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा है ना, कि इसके काव्य के माध्यम से धर्म की प्राप्ति हो सकती है, अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, काम की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना? विश्वनाथ ने क्या कहा कि चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति के लिए भी काव्य प्रयोजन हो सकता है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधि यामपि, अर्थात काव्य से कोमल बुद्धि वाले बालकों या अल्पज्ञों को भी बिना किसी कठिन परिश्रम के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब देखो, सभी के बस की बात नहीं है पढ़ना सभी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा है कि
हम भाई हार्ड वर्क कर लेंगे या और कोई काम कर लेंगे, लेकिन हमसे पढ़ा नहीं जाता, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो अल्प बुद्धि है अर्थात कम बुद्धि वाले हैं, अर्थात छोटे बालक है ना, उनको इतना कठिन या इतना क्लिष्ट या इतना अध्ययन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग कैसे काव्य को समझे, उनके लिए कैसे चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति हो। तो उसके लिए कहा कि जो अल्पज्ञ हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं, कोमल बुद्धि वाले हैं, जो बालक है, जो नहीं पढ़ सकते, जो कठिन चीजों को, उनके लिए भी काव्य के माध्यम से हम उनको भी चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति में सहायक होगा क्या, काव्य। तो यहाँ पर देखो धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति भी हो रही है, क्योंकि हम काव्य के माध्यम से पैसा भी कमाया जा सकता है, धर्म भी कमाया जा सकता है, और काम और मोक्ष अर्थात सभी की यहाँ पर उपलब्धता बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, मम्मट के प्रयोजन का श्लोक कि भाई क्या प्रयोजन होना चाहिए। तो मम्मट ने क्या कहा कि काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे विश्व तर्क्षयत। यहाँ पर क्या कहा कि 6 प्रयोजन यहाँ बताए थे इन्होंने, मम्मट ने इस प्रसिद्ध कारिका में एक श्लोक लिखा है। तो मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए, तो यहाँ पर 6 प्रयोजन मम्मट ने बताए हैं काव्य प्रयोजन के लिए, ठीक है। मम्मट के सकल प्रयोजन मौलिक भूतम प्रयोजनम, मम्मट के अनुसार काव्य का कौन सा प्रयोजन सकल प्रयोजन मौलिक भूतम समस्त प्रयोजनों में मुकुटमणि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसको, सद्धे पर निवृत्ति अर्थात तात्कालिक परम आनंद की प्राप्ति होती है। मुख्य प्रयोजन मम्मट के अनुसार क्या है कि तत्काल यानी उसी समय क्या होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। कांता संमितम उपदेशम से ली, भाई काव्य का प्रयोजन ये भी है, क्या है कि काव्य द्वारा दिया जाने वाला उपदेश कांता सम्मित प्रयोजन प्रियतमा के समान मधुरता से युक्त क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि यह अत्यंत सरसता यानी रस सहित कर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सन्मार्ग यानी अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। कोई आपसे कोई इंसान प्रेम करता है तो वह आपको मतलब सदमार्ग की तरफ प्रेरित करता है और उसकी बातें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर क्या कहा कि कांता सम्मित अर्थात प्रियतमा के समान मधुरता से युक्त क्यों कहा, क्योंकि ये एक तो रस सहित होता है अर्थात मन को अच्छा लगने वाला, प्रिय होता है और सन्मार्ग की ओर प्रेरित हमें करता है काव्य। धावक कवि का उदाहरण, तो मम्मट के अनुसार किस कवि ने रत्नावली लिखकर राजा श्रीहर्ष के प्रचुर धन अर्थ कृते प्राप्त किया था, ये अर्थ प्राप्ति के लिए कहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धावक नामक कवि ने। नेक्स्ट है भामह का प्रयोजन मत। अब यहाँ पर भी देखो अलग अलग परिभाषाएं हैं, भामह के अनुसार, विश्वनाथ के अनुसार, मम्मट के अनुसार, है ना। तो इस तरीके से अब ये भामह के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या कहा इन्होंने कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वैचक्षण्यम कलासुच, यह काव्य प्रयोजन संबंधी श्लोक किस आचार्य ने कहा। तो आप बता देंगे कि ये काव्य अलंकार में कहा है और भामा के द्वारा ये कहा गया है। वामन भोज एवं कुंतक के काव्य प्रयोजन क्या है। आचार्य वामन काव्य के 2 मुख्य प्रयोजन माने, एक तो क्या कहा कि कीर्ति अर्थात यश और प्रीति अर्थात आनंद। प्रीति को दृष्ट तथा कीर्ति को अदृष्ट प्रयोजन कहा है। महाराज भोज ने काव्य रचना से कवि को कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति बतलाई है। तो क्या कह सकते हैं हम, कीर्तिम प्रीतिंच विंदती। आचार्य कुंतक ने शास्त्र को कड़वी औषधि के समान बताया जो अविद्या का नाश करता है। काव्य की
हृदयालादिक अमृत बताया जो विवेक को दूर करता है, अविवेक को, अर्थात जो बुरी बुद्धि है ना, जो अवगुण है, अविवेक है, अविवेक यानी जिसमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि अमृत के समान बताया गया है कि काव्य से क्या हो जाएगा, अविवेक दूर हो जाएगा। शास्त्र और काव्य की तुलना, कुंतक तुलना कहते हैं कि कटुकोषध वच्छास्त्र मविद्या व्याधि नाशनम आह्लाद्य अमृत वत काव्यम विवेक गदामहम। यह कथन किसका है? तो आचार्य कुंतक का है और वक्रोक्ति जीवितम में यह कथन कहा गया है। वाग्भट्ट का एकमात्र प्रयोजन क्या है? तो वाग्भट्ट ने क्या कहा कि प्राचीन आचार्य के 6 प्रयोजनों का खंडन कर कीर्ति को ही एकमात्र काव्य प्रयोजन किसने माना? तो ये वाग्भट्टाचार्य अर्थात आचार्य वाग्भट्ट ने काव्य अनुशासन में कहा। इसके बाद है वृत्ति विचार शब्द शक्तियां। अब ये जो वृत्ति विचार है ना, वो क्या है, शब्द शक्ति क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाचक लाक्षणिक एवं व्यंजक शब्द अभिधा लक्षणा व्यंजना व्यापार है संकेत ग्रह के साधन एवं भेदों का गुण विवेचन। ठीक है, इसमें शब्द शक्तियां 3 प्रकार की शब्द शक्तियां बताई गई है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। शब्द अर्थ और व्यापार का संबंध, शब्द का प्रकार और संबंध व्यापार और लक्ष्य अर्थ उदाहरण या गंगायाम घोष है। इस तरीके से शब्द का प्रकार वाचक शब्द है ना, 3 प्रकार के शब्द प्रकार है। ठीक है, और इनसे संबंधित क्रियाएं जो है ना, वो संबंध व्यापार हो जाएगी कि वाचक शब्द में अभिधावृत्ति हो जाएगी, लाक्षणिक में लक्षणावृत्ति हो जाएगी और व्यंजक में व्यंजनावृत्ति हो जाएगी। इसके बाद है कि इनका लक्ष्यार्थ क्या है? तो अभिधा का तो वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ हो जाएगा, लक्षणा का लक्ष्यार्थ हो जाएगा और व्यंजना का व्यंग्यार्थ हो जाएगा। अब इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? अब अभिधा में कहे गए या वाच्य में कहे गए, वाच्यार्थ में या मुख्यार्थ में कहे गए उदाहरण इस तरीके से हो जाएंगे कि गंगा का जल प्रवाह, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि गंगायाम घोष है, तो जल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अर्थ कि गंगा के किनारे पर घर बसा हुआ है ना। तो गंगा का जल प्रवाह, अब यहाँ ये सीधा सीधा तो क्या है कि गंगा जो जल है ना, नदी है, तो उस प्रवाह में घर बना हुआ है, सीधा सीधा इस तरीके से अर्थ हो रहा है कि गंगा का जल प्रवाह दिखा रहा है इसमें। फिर है कि लक्षणा में क्या हो जाएगा कि भाई जो नदी बह रही है, तो नदी बह रही है तो जल के ऊपर या नदी के ऊपर तो घर नहीं हो सकता, तो लक्षण या संकेत क्या कहा कि नदी के तट पर अर्थात किनारे पर घर है। ठीक है, इसके बाद है व्यंग्यार्थ, तो व्यंग्यार्थ में क्या हो जाएगा कि शीतलता एवं पावनता की इसमें प्रचुरता है ना। जहाँ पर जो गंगा तट पर घर है तो उसमें शीतलता और पावनता की प्रचुरता पाई जाती है। संकेत ग्रह के साधन, शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमानम कोशा व्याप्त वाक्य द्वय हरस्य। इस कारिका के अनुसार संकेत ग्रह के कुल कितने साधन बताए गए हैं? तो यहाँ पर 8 साधन यहाँ बताए गए हैं। नेक्स्ट है वृद्ध व्यवहार का उदाहरण, बालक द्वारा गामा नए गाय लाओ, वाक्य सुनकर
वृद्धों के व्यवहार से होने वाला संकेत ग्रह किस साधन के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर हो जाएगा वृद्ध व्यवहार या व्यवहारगत। विश्वनाथ सम्मत संकेत ग्रह क्षेत्र है। संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासूचक के अनुसार विश्वनाथ के संकेत ग्रह में कितने क्षेत्र स्वीकार किए गए हैं? तो यहाँ पर 4 क्षेत्र स्वीकार किए गए हैं, जाति, गुण, का द्रव्य और क्रिया। लक्षणा हेतु आवश्यक शर्तें क्या है? तो मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ी तो अथ प्रयोजनात्। कारिका के अनुसार लक्षणा की उत्पत्ति के लिए कितनी शर्तें आवश्यक है? तो 3 शर्तें, मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ योग, रूढ़ी का प्रयोजन। उपादान लक्षणा एवं लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा अजह स्वार्था स्वसिद्धये पराक्षेप, अर्थात अपने समन्वय या अपने अन्वय तात्पर्य की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को त्यागे बिना दूसरे संबंध अर्थ का आक्षेप करना। उदाहरण, कुंता प्रविशंति, भाले प्रवेश करते हैं। यहाँ भाले निर्जीव होने से प्रवेश नहीं कर सकते, अतः भालेधारी पुरुषों का आक्षेप अपने अर्थ को व्यक्त किया जा रहा है उपादान लक्षणा में। अब देखो यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, इस टाइप के प्रश्न। और यहाँ इसका उदाहरण दे दिया है ना कि उपादान लक्षणा या अजहद स्वार्था। तो यहाँ उदाहरण हुआ कि कुंता प्रविशंति, कि भाले प्रवेश करते हैं। अर्थात तो भाले क्या होते हैं? वो एक शस्त्र होता है ना जो फेंक कर मारा जाता है। महाराणा प्रताप रखते थे भाला, समझ रहे हो? हाँ, तो वो भाई भाले तो प्रवेश कर नहीं सकते। तो फिर यहाँ क्या कहा कि जो भाले को धारण करने वाले पुरुष है ना, उस पे आक्षेप का अर्थ यहाँ दिया गया है। फिर है क्या? जहद स्वार्था अर्थात लक्षण लक्षणा। परार्थम स्व समर्पणम अर्थात दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग कर देना। उदाहरण क्या हो जाएगा? गंगायाम घोषे, गंगा में घोष। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गंगा शब्द अपने जल प्रवाह रूप अर्थ को सर्वथा त्याग कर तट पर या तट रूपी अर्थ ग्रहण करता है। यहाँ पर यहाँ तो क्या हो जाएगा कि भालेधारी पुरुष से लिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तट, कि तट रूपी अर्थ को ग्रहण किया गया है। सारोपा और साध्यवसाना, यह विषय उपमेय और विषयी क्या है? उपमान, दोनों का पृथक रूप से साक्षात कथन किया जाता है। वहां कौन सी लक्षणा होती है? तो यहाँ पर सारोपा लक्षणा। उदाहरण गौरवाहिक हो जाएगा। ठीक है। विश्वनाथ सम्मत लक्षणा के कुल भेद कितने हैं? तो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा शक्ति के पदगत और वाक्यगत आदि भेदों को मिलाकर कुल कितने भेद कहलाए? तो यहाँ पर 80 भेद, कुल लक्षणा के 80 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का नियंत्रण, नियामक तत्वों का श्लोक। जब एक शब्द के अनेक अर्थ हो तब किस अर्थ का ग्रहण करना, इसका निर्णय संयोग, विप्रयोग आदि 14 साधनों से होता है। संयोगो विप्रयोगश्च साधर्म साहश्चर्य विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्य मौचित्ति देश कालो व्यक्ति स्वरादये। उदाहरण इसमें हो जाएगा, संयोग का तो है सशंख चक्रो हरि, यानी शंख चक्र सहित श्री हरि विष्णु। विरोध रामा अर्जुन गति स्तयो परशुराम और कार्तवीर्य या किरातार्जुनियम। लिंग है चिन्ह कुपितो मकर ध्वज, कोप के कारण कामदेव। देश है भात्यत्र परमेश्वर है, राजधानी रूप स्थान के कारण राजा। अनेकार्थ शब्द का नियंत्रण साधन,
संयोगो विप्रयोगस्य के अनुसार मम्मट के अवच्छिन्न अनिर्णित अनेकार्थ शब्दों के विशेष अर्थ स्मरण के कितने कारण बताए गए हैं? तो यहाँ पर 14 कारण या 14 नियामक तत्व माने गए हैं। मकर ध्वज में नियामक तत्व कुपितो मकर ध्वज है, मकर ध्वज क्रुद्ध है। इस उदाहरण में मकर ध्वज का अर्थ कामदेव किस नियामक तत्व के कारण निश्चित होता है? तो लिंग कोप रूपी चिन्ह धर्म के कारण। मीमांसा दर्शन और तात्पर्यावृत्ति, तो यहाँ अभिहितान्वयाद में कुमारिल भट्ट ने कहा है कि इसके अनुसार पदों से पहले केवल पृथक पृथक अर्थ अर्थात अलग अलग अर्थ या पदार्थों की उपस्थिति में अभिधा द्वारा होती है और तत्पश्चात इन पदार्थों का परस्पर अन्वय संबंध तात्पर्यावृत्ति में से होता है, जिससे वाक्यार्थ सिद्ध होता है। अभिहितान्वनाम स्वस्ववृत्त्या पदेरुपस्थिता नाम सामर्थ्य अन्वयो भवति इति। प्रभाकर भट्ट या गुरुमत भी इसको कहते हैं। तो अन्विता अभिधानवाद में क्या है? इसके अनुसार पदों से पहले ही परस्पर अन्वित जुड़े हुए अर्थों की उपस्थिति सीधे अभिधा द्वारा होती है। यहाँ अलग से तात्पर्यावृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं होती। पदानि अन्वितानि भूत्वा पश्चात विशिष्टार्थम कथयन्ति। अभिहितान्वाद के प्रणेता कौन है? मीमांसा दर्शन के अंतर्गत अभिहितान्वाद मत के मुख्य प्रतिपादक आचार्य हैं कुमारिल भट्ट। अन्विता विधानवाद की मान्यता है कि अन्विता विधानवाद के अनुसार वाक्य का वाक्यार्थ किस प्रकार ग्रहित होता है? तो अभिधा वृत्ति से सीधे अन्वित अर्थों की ही उपस्थिति होती है। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।